नमस्कार मित्रों। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है KVS RSA रेगुलेशंस 1995, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में किसी संघ को मान्यता देने के जो नियम हैं जो 1995 में बनाए गए थे वो क्या हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो विषय है जिसमें सर्विस एसोसिएशन और JCM और ग्रीवेंस रिड्रेशल की बात उन्होंने कही है सिलेबस में, उसमें से हम ग्रीवेंस रिड्रेशल का वीडियो हमारा आ चुका है पहले से, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं सर्विस एसोसिएशन और JCM। तो आज का जो वीडियो है वो सर्विस एसोसिएशन पर बेस्ड है और इसका अगला वीडियो हम जो लेके आएंगे वो JCM के ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं अपेंडिक्स XLIIA यानी 42वां अपेंडिक्स है और इसका ए पार्ट है जिसमें सर्विस एसोसिएशन की बात की गई है। तो यहाँ जो टॉपिक है वो है KVS रिकग्निशन ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअल द करेक्ट नेम इज KVS रिकग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रेगुलेशन 1995, जिनको हम KVS RSA रेगुलेशन 1995 भी कहते हैं। और इसका पहला टॉपिक है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो ये जो नियम हैं वो 1995 के नियम हैं, लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए तुरंत प्रभाव से इनको प्रभावी बना दिया गया था। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा आप देख रहे हैं डेफिनेशंस की बात अगर हम करेंगे तो इन दिस रेगुलेशन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द संगठन मीन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन, द एम्प्लॉय मीन द एम्प्लॉय ऑफ KVS ऑन विच द CCA कंडक्ट रूल 1965 अप्लाइड इन मुटेटिस एंड मुटेंडिस। इसका मतलब ज्यों के त्यों जिन पर CCS कंडक्ट रूल लागू होते हैं, या सीधी बात यह है कि जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं वो इसमें एम्प्लॉय में आ गए। एप्लीकेशन की बात करेंगे सो दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द सर्विस एसोसिएशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द संगठन। तो संगठन की जितनी भी सर्विस एसोसिएशन होंगी उन सब पर ये नियम लागू होंगे। पहला पॉइंट है सर्विस एसोसिएशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, यानी 1995 में ये रेगुलेशन आए। इससे पहले दूसरे रेगुलेशन चलते थे, लेकिन जैसे ही ये 1995 वाले लेटेस्ट आए हैं उसके बाद पुराने जो है वो निष्प्रभावी हो गए और ये वाले नियम लागू हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि उस समय 1995 से पहले अगर कोई संघ प्रभावी था या वो कार्य कर रहा था तो वो उन्होंने कहा है कि सर्विस एसोसिएशन विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगठन before the commencement of these regulations in respect of which the recognition is subsisting at such commencement shall continue to be so recognized for a period of 1 year for such commencement or till the date on which the recognition is withdrawn whichever is earlier। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन ये नियम लागू हुए उससे पहले यदि कोई एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में था तो वो 1 वर्ष या जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन किसी आदेश के द्वारा उस संघ की मान्यता को विड्रॉ नहीं कर लेता, समाप्त नहीं कर देता, जो भी पहले हो तब तक उसकी मान्यता रहेगी। यानी पहले से कोई संघ अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो चलता रहेगा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए। और इससे पहले ये हो सकता है कि संगठन उसकी मान्यता अगर किसी आदेश के द्वारा खारिज कर देते हैं या वापस ले लेते हैं तो वो 1 वर्ष से पहले ही उसकी जो मान्यता है वो समाप्त हो जाएगी। 5वां पॉइंट है इसमें द कंडीशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस एसोसिएशन। तो इसमें से प्रश्न बन सकता है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु एक दिया हुआ है कि सर्विस एसोसिएशन मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगठन ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहली कंडीशन है एन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस एसोसिएशन हैज बीन मेड टू द संगठन कंटेनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज ऑफ द एसोसिएशन, यानी जो भी आवेदन करेगा किसी कर्मचारियों के संघ की मान्यता लेने के लिए तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी उस संघ का मेमोरेंडम जो ज्ञापन है, मतलब इस तरह की एक निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना देनी होगी, ज्ञापन देना होगा कि हम ये संघ स्थापित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उस संघ का संविधान क्या होगा, उसके बाईलॉज क्या होंगे, उस संघ के जो नया बनाने के लिए आवेदन किया गया है। और इसके अतिरिक्त नेम ऑफ द ऑफिस बियरर, उस संघ के कितने ऑफिस बियरर होंगे उनके नाम, फिर टोटल मेंबरशिप, टोटल जो कर्मचारी हैं उसमें से कितने लोग उस संघ के सदस्य हैं, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एच मे बी रिक्वायर्ड बाय द संगठन। और इसके अतिरिक्त भी कोई अगर सूचना केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मांगी जाती है तो वो उसको एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। दूसरा बिंदु है कि द सर्विस एसोसिएशन हैज बीन फॉर्म्ड प्राइमरीली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द कॉमन सर्विस इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, यानी जो संघ होगा
उसका उद्देश्य क्या होगा संघ का, कि जो कर्मचारी हैं उनका उभयनिष्ठ सेवा जो हित हैं, यानी सबके जो कॉमन सर्विस इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए ही वो उसका मुख्य उद्देश्य उस संघ का होना चाहिए। तीसरी बात, द मेंबरशिप ऑफ द सर्विस एसोसिएशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, ऑल सच एम्प्लॉयज बीइंग एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन। यानी एक विशेष प्रकार की कैटेगरी के एम्प्लॉय जिनका सर्विस इंटरेस्ट कॉमन हो, उनको ही एसोसिएशन का मेंबरशिप दे देनी चाहिए। यानी वही जो होंगे कॉमन इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो सारे कर्मचारी उस संघ की मान्यता के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। और इसका डी पॉइंट है, द एसोसिएशन रिप्रेजेंट, देखिए इसमें से प्रश्न बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एसोसिएशन रिप्रेजेंट मिनिमम 35% of total number of categories of employees, provided that where there is only one association which commands more than 35% of membership। यानी अगर एक ही कोई संघ है कर्मचारियों का, तो उसकी जो कुल कर्मचारी हैं उसके कम से कम 35% सदस्य उसकी उस संघ के सदस्य होने चाहिए, मेंबरशिप उनकी के पास, उस संघ के पास होनी चाहिए अगर एक ही सदस्य है। लेकिन अगर कोई उसके अतिरिक्त है, देखो पहला अगर कोई एसोसिएशन बनती है तो उसके पास 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए, यानी कुल कर्मचारियों के 35% मेंबरशिप उस एसोसिएशन के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी बनती है उसके बाद, तो उसके अनदर एसोसिएशन विद द सेकंड हाईएस्ट मेंबरशिप ऑल दो लेस देन 35, तो उसके पास 35% से कम भी हैं, उसको मान्यता दी जा सकती है, लेकिन कम से कम 15% उसके पास भी होने चाहिए। ये जो पॉइंट है, इस पर प्रश्न बन सकता है कि किसी संघ को मान्यता देने के लिए अगर वो पहला संघ बनना है कर्मचारियों का, यानी पहली एसोसिएशन बन रही है, तब तो उसके पास कुल कर्मचारियों के 35% कम से कम मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर उस एक बन चुकी है और कोई दूसरी अगर आवेदन करता है, तो उसके पास भी कम से कम 15% जो कुल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसके 15% मेंबरशिप उसके पास भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसी में, द मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉयज़ शैल बी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड ऑन इज सीजिंग टू बिलोंग सच कैटेगरी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए टीचर्स के लिए बनना है, तो अगर वो पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, तो अगर पीजीटी से ऊपर उसका प्रमोशन हो जाता है, उस कैटेगरी से वो बाहर निकल जाता है, यानी वो वाइस प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। उसमें मतलब 1 वर्ष का जो प्रावधान है अधिकतम, वो वहाँ समाप्त हो जाएगा। और अगर वो कोई पीजीटी प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो उनकी मेंबरशिप भी उसी दिन सीज हो जाएगी, यानी समाप्त समझ ली जाएगी। ई पॉइंट है इसका, द एम्प्लॉयज हु आर इन सर्विस शैल बी द मेंबर्स और द ऑफिस बियरर ऑफ द सर्विस एसोसिएशन। तो जो कर्मचारी हैं वही सर्विस एसोसिएशन के सदस्य या ऑफिस बियरर हो सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, द सर्विस एसोसिएशन शैल नॉट बी फॉर्म्ड to represent the interest or on the basis of any caste, tribe or religion denomination or religious denomination or of any group within a section of such caste, tribe or religious denomination। यानी जो संघ है वो किसी भी प्रकार के उन हितों को बढ़ावा नहीं देगा जो किसी जाति, किसी जनजाति या किसी धार्मिक हित पर या धार्मिक आधार पर कोई ऐसी मांग की जाएगी, तो उसको सर्विस एसोसिएशन उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सर्विस एसोसिएशन हैज़ बीन अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ओनली। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे सर्विस एसोसिएशन के, वो केवल मेंबर्स में से ही चुने जा सकते हैं, कहीं और से नहीं चुने जाएंगे। और यही बात ई में भी कही है, एम्प्लॉयज हु आर इन सर्विस शैल बी मेंबर और ऑफिस बियरर। एक तो ये कहिए कि जो रिटायर हो गए वो नहीं होंगे, जो सर्विस में हैं वो ही उसके मेंबर या ऑफिस बियरर हो सकते हैं। इसमें ये कहा गया कि ये तो मेंबर की बात थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर इस संघ के पदाधिकारी होंगे वो भी मेंबर्स में से ही चुने जाएंगे। एच पॉइंट है, द फंड्स ऑफ द सर्विस एसोसिएशन कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स एंड ग्रांट्स। या तो केंद्रीय विद्यालय संगठन या शिक्षा मंत्रालय कोई ग्रांट देता है, उससे उसको फंड ले सकती है कोई भी संघ, या फिर
कर्मचारी जो उसके सदस्य हैं मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन वार्षिक आधार पर चंदा लेकर धन को वो इकट्ठा कर सकते हैं। इफ एनी मेड बाई द संगठन, ये ग्रांट की बात हो रही है, या संगठन कोई ग्रांट देता है, आर अप्लाइड ओनली फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विस एसोसिएशन, और जो धन इकट्ठा किया जाएगा वो केवल सर्विस एसोसिएशन जो संघ के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में ही उसका व्यय होना चाहिए, कहीं और पर उस धन को खर्च नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द रिकॉग्निशन इज कंटिन्यूड, वो शर्तें जिसके आधार पर जो संघ की मान्यता है वो जारी रहेगी। तो पहली कंडीशन है द एवरी सर्विसेज एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर दीज रेगुलेशंस shall comply with the following conditions, namely number 1, the service association shall not send any representation or deputation except in connection with the matter which is a common interest to the members of the service association, यानी जो किसी संघ के जो सदस्य हैं उनका जो उभयनिष्ठ हित है उसके अलावा किसी और मुद्दे पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई डेपुटेशन अपने किसी सदस्य का नहीं करेगी कोई भी संघ, कोई भी एसोसिएशन। इस बात का उसको ध्यान रखना है कि केवल जो कर्मचारियों के उभयनिष्ठ हित हैं उनके संदर्भ में ही कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसके अलावा नहीं देनी है। दूसरा पॉइंट, द सर्विस एसोसिएशन शैल नॉट स्पाउस और सपोर्ट द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिलेटिंग टू द सर्विस मैटर, किसी कर्मचारी विशेष के मामले में ही किसी मामले को ही नहीं उठाना है उसे, यानी उसको एक ग्रुप में एक बहुतायत में जो कर्मचारी हैं उनके हितों के बारे में बात करनी है, किसी कर्मचारी विशेष की किसी मैटर को उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना है संघ को। तीसरी बात, द सर्विस एसोसिएशन शैल नॉट मेंटेन एनी पॉलिटिकल फंड or lend itself to the propagation of the views of any political party or the member of such party। जो संघ है वो किसी तरह से कोई राजनीतिक कोष को इकट्ठा नहीं करेगा, ना ही वो किसी राजनीतिक दल के विचारों को आगे बढ़ाएगा, न किसी सदस्य कोई किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य की बातों को आगे बढ़ाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी उसको राजनीति से परे केवल कर्मचारियों के हित में काम करना है। ऑल द रिप्रेजेंटेशन बाय द सर्विस एसोसिएशन शैल बी सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल एंड शैल बी एड्रेस्ड टू द कमिश्नर KVS। जितने भी रिप्रेजेंटेशन होंगे एसोसिएशन के वो प्रॉपर चैनल आने चाहिए और किसको संबोधित होने चाहिए, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन को संबोधित होनी चाहिए। अगला है ए लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिस बियरर अप टू डेट कॉपी ऑफ द रूल्स एंड एन ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सर्विस एसोसिएशन शैल बी फर्निश्ड टू द संगठन एनुअली थ्रू द प्रॉपर चैनल आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पर एम मिसप्रिंट हो गया है, मीटिंग सो एज टू रीच द संगठन बिफोर 1st day of July each year। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जब वो संगठन KVS है, हर संघ को, हर एसोसिएशन को, केंद्रीय विद्यालय संगठन को 1 जुलाई, हर वर्ष को 1 जुलाई तक पहुंच जानी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पहुंच जानी चाहिए? लिस्ट ऑफ ऑफिस बियरर, यानी किसी एसोसिएशन के ऑफिस बियरर की लिस्ट, अप टू डेट कॉपी ऑफ द रूल्स, यानी अगर नियम में परिवर्तन किया गया है, संघ के जो नियम हैं उनमें कोई परिवर्तन किया गया तो उसकी अपडेटेड कॉपी, और जो उसका धन था उसके ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसका ऑडिटेड जो स्टेटमेंट है अकाउंट्स का किसी सर्विस एसोसिएशन का, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर चैनल के कब तक पहुंच जानी चाहिए? और जनरल मीटिंग के बाद जो वार्षिक आम सभा होती है उनकी, उसके बाद 3 चीज़ें 1 जुलाई से पहले संगठन के पास पहुंच जानी चाहिए। लिस्ट ऑफ ऑफिस बियरर एंड अप टू डेट कॉपी ऑफ रूल्स एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक तो है लिस्ट ऑफ मेंबर्स, दूसरा है ऑफिस बियरर्स, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी अप टू डेट कॉपी ऑफ रूल्स एंड थर्ड वन इज ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्विस एसोसिएशन। सो ये इसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कौन कौन सी चीज़ें 1 जुलाई तक पहुंचनी चाहिए। F पॉइंट में कहा गया कि सर्विस एसोसिएशन शैल अबाइड बाई एंड कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज, यानी जो उसका संविधान है किसी संघ का और जो उसने नियम निर्धारित किए हैं उससे उसे आबद्ध रहना होगा उस संघ को। नेक्स्ट है एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बाई लॉज ऑफ द सर्विस एसोसिएशन आफ्टर इट्स रिकॉग्निशन अंडर दीज रेगुलेशन शैल बी मेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द संगठन। अगर कोई भी संघ या कोई सर्विस एसोसिएशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन या बाईलॉज में कोई परिवर्तन करती है तो इसकी
इसकी पूर्व सूचना पूर्व अनुमति संगठन से लेनी होगी। नेक्स्ट है द सर्विस एसोसिएशन हैज़ नॉट स्टार्ट सेल होगा यहाँ पर एक एस मिसप्रिंट हो गया है। द सर्विस एसोसिएशन सेल नॉट स्टार्ट और पब्लिश एनी पेरियोडिकल मैगजीन और बुलेटिन विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द संगठन, यानी संगठन के बिना पूर्व अनुमति के कोई भी संघ अपनी कोई पत्रिका या जो एक त्रैमासिक या 6 माह पर या वार्षिक रूप से एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने वाली कोई पत्रिका या बुलेटिन बिना संगठन की पूर्व अनुमति के प्रकाशित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है द सर्विस एसोसिएशन शैल सीज टू पब्लिश एनी पेरियोडिकल मैगजीन और बुलेटिन इफ डायरेक्टेड बाय द संगठन टू डू सो ऑन द ग्राउंड दैट द पब्लिकेशन देयरऑफ इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द संगठन। अगर संघ को लगता है कि कोई भी ऐसी पत्रिका संघ के हितों के विरुद्ध है तो संघ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो आदेश दे सकता है संघ को कि उस पत्रिका का प्रकाशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो वो केंद्र सरकार के हितों के खिलाफ हो या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या किसी राज्य सरकार और सरकार के बीच में कोई उससे जो संबंध हैं वो खराब हो रहे हों, या किसी विदेशी सरकार के साथ संबंध खराब होने की आशंका है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ये निर्देश देगा संघ को ये पत्रिका बंद कर दी जानी चाहिए और फिर संघ को वो प्रकाशन बंद करना होगा। नेक्स्ट है द सर्विस एसोसिएशन शैल नॉट एड्रेस any communication to or enter into correspondence with a foreign authority except through the संगठन which shall have right to withhold it। तो जो भी संघ होगा वो बिना संघ की पूर्व अनुमति के विदेशी किसी भी प्राधिकारी से किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार या संवाद नहीं करेगा और संघ को इसका संवाद को या पत्राचार को विदहोल्ड यानी रोकने की का अधिकार होगा। कभी भी वो संघ कि इस पत्राचार को रोक सकता है। द सर्विस एसोसिएशन शैल नॉट डू एनी एक्ट और असिस्ट इन द डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच इफ डन बाय एन एम्प्लॉई विच कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सीसीए कंडक्ट रूल 1965। यानी जो संघ है अगर कोई कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवाओं के आचरण नियम 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऐसा काम करता है जो उल्लंघन होता है इन आचरण नियमों का, तो फिर उसको उस एक्ट को असिस्ट नहीं करेगी ना उसको उसके मामले में संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एल पॉइंट है द कम्युनिकेशन एड्रेस्ड बाय द सर्विस एसोसिएशन और बाय एनी ऑफिस बियरर on its behalf to the संगठन or the संगठन authority shall not contain any disrespectful or improper language। यानी किसी संघ कोई पत्राचार करता है या उसका ऑफिस बियरर करता है या कोई उसका पदाधिकारी संघ के साथ कुछ पत्राचार करता है तो उसकी भाषा विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए और सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर वो विनम्रता पूर्वक नहीं होती और सही भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता तो ये फिर संघ की मान्यता को समाप्त किया जा सकता है इस आधार पर। तो जब भी कोई पत्राचार संघ करेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ तो उसकी भाषा और विनम्रता का उसमें ध्यान रखा जाएगा। वेरिफिकेशन पॉइंट नंबर 7। सो पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन में द वेरिफिकेशन ऑफ membership for the purpose of recognition of a service association shall be done by the check-off system in payroll at such intervals and in such manner as prescribed in Annex A। इसके बाद हम Annex A पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में दिया है कि चेक-ऑफ सिस्टम क्या होता है और चेक-ऑफ सिस्टम जो है पेरोल्स में ये हम पता करते हैं कि कितनी मेंबरशिप है किसी संघ की। तो जो निर्धारित प्रतिशत है 35% पहली रिकग्निशन के लिए, फर्स्ट एसोसिएशन के रिकग्निशन के लिए और 15% उसके बाद अगर कोई एसोसिएशन रिकग्नाइज की जाती है तो वो उस मेंबरशिप को वेरिफिकेशन वहाँ से किया जाएगा। किस सिस्टम से किया जाएगा? चेक ऑफ सिस्टम से किया जाएगा, पेरोल से। दूसरा पॉइंट, द संगठन में एट एनी टाइम order a special verification of membership if it is in of opinion after an inquiry that the service association does not have the membership required under the sub clause 1 of clause D of the regulation 5। संगठन को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी समय एक स्पेशल एक विशेष जांच करवा सकती है सदस्यता की, अगर उसको ये लगता है किसी जांच के पश्चात कि उस एसोसिएशन पर पर्याप्त मात्रा में सदस्यों की संख्या नहीं है। अगर वो पहली एसोसिएशन है तो 35% होनी चाहिए और दूसरी है तो 15% कम से कम कुल कर्मचारियों की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है विथड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन. सो इफ इन द ओपिनियन ऑफ द संगठन ए सर्विस एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस रेगुलेशन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन सेट आउट इन द रेगुलेशन 5, 6 और 7, द संगठन मे आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द सर्विस एसोसिएशन टू प्रेजेंट इट्स केस विथड्रॉ द रिकॉग्निशन अकॉर्डिंग टू सच एसोसिएशन. तो एक सामान्य नियम है कि संगठन को यह अधिकार होगा 5, 6, 7 में जो बात कही गई है कि उसकी सदस्यता को कभी भी समाप्त किया जा सकता है और उनको एक अवसर दिया जाएगा कि आप अपना केस प्रेजेंट करिए और उसके बाद उसकी मान्यता को समाप्त किया जा सकता है, किसी संघ की मान्यता को. 9वां पॉइंट है रिलैक्सेशन. सो द चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिस्पेंस विद और रिलैक्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑफ दिस रेगुलेशन टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे डीम्ड फिट इन रिगार्ड टू एनी सर्विस एसोसिएशन. जो चेयरमैन हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, यानी जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनको ये पूरा अधिकार है कि वो अगर चाहें किसी संघ के बारे में तो किसी भी नियम का ढील दे सकते हैं, किसी भी नियम की छूट दे सकते हैं अगर उनको उचित लगता है किसी भी संघ के बारे में. 10वां पॉइंट है इंटरप्रिटेशन. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस ऑफ दिस रेगुलेशन provisions of this regulation, or if there is any dispute relating to the fulfillment of the conditions for recognition, it shall be referred to the chairman केंद्रीय विद्यालय संगठन which decision thereon shall be final. अगर कोई भी प्रश्न उठता है इन नियमों के जो अर्थ निकाले जाते हैं, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई और इसमें दिक्कत आती है इन नियमों में, तो जो चेयरमैन हैं कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार के या जो चेयरमैन है केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनका पूरा अधिकार होगा और उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और सबको मान्य होना चाहिए होगा वो नियम, जो उनका फैसला होगा. तो नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस. तो इन्होंने ये कहा कि जो भी दिशा निर्देश होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के इन रिगार्ड ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस एसोसिएशन एंड अदर रिलेटेड मैटर आर एप्लीकेबल मुटेंडिस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशन. तो ज्यों के त्यों जो कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिशा निर्देश होंगे संघों की मान्यता के बारे में, वो ज्यों के त्यों केंद्रीय विद्यालय संगठन पर लागू हो जाएंगे. ये बात कही है 11वीं में. और 12वीं में कही गई है रिपील में, द केंद्रीय विद्यालय संगठन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन रूल 1985 आर रिपील्ड विद इमीडिएट इफेक्ट. यानी जो 1985 के नियम थे संघ की मान्यता के, वो समाप्त किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से, और ये जो 1995 के नए नियम हैं वो प्रभावी किए जाते हैं. तो ये हमने पढ़े केंद्रीय विद्यालय संगठन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल्स 1985, इनको बोलते हैं KVS RSA रूल्स 1995. तो 1995 के नियम थे. अब इस नियमों में ही जो बात कही गई है, एनेक्सर दिए गए हैं. तो पहला एनेक्सर इसमें दिया है एनेक्सर A, इसमें प्रोसीजर बताया है, द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन फॉर पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन अंडर द KVS RSA रेगुलेशन 1995. तो क्या प्रोसीजर है, पहला उसका पॉइंट है, देखिए द फर्स्ट पॉइंट सेज, तो इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 7 ऑफ द अबव मेंशन्ड रेगुलेशंस, द वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस एसोसिएशन शैल बी डन बाय चेक ऑफ सिस्टम इन पेरोल. पेरोल से चेक ऑफ सिस्टम किया जाएगा. इसके आधार पर किस संघ की कितनी सदस्यता है ये निर्धारित किया जाएगा, पहले बिंदु में कहा गया. दूसरे में कहा गया है कि चेक ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसको बताया गया कि चेक ऑफ सिस्टम से क्या तात्पर्य है. तो द चेक ऑफ सिस्टम इज अ मीन टू वेरीफाई द मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पेरोल्स. यानी वेतन पत्र से जो चंदे की कटौती की गई है वार्षिक आधार पर, उसके आधार पर यह पता किया जाएगा कि कितने सदस्य हैं किसी संघ के. So under the system, each employee who is a member of an association is required to apply in writing to the DDO or any other designated authority. तो इस प्रणाली के अंदर क्या होगा कि कोई भी कर्मचारी जो संघ की मान्यता चाहता है वो लिखित में आवेदन करेगा, या तो DDO को करेगा या कोई ऐसी निर्धारित की गई जो प्राधिकारी होगा उसको करेगा,
his consent for the deduction of annual subscription for the financial year from the payroll in favor of the particular association। तो किसी संघ विशेष के पक्ष में अपने वेतन से जो वार्षिक चंदा है उसकी कटौती के लिए भी वो निवेदन करेगा। सो ये स्पेसिमेन ऑफ द एप्लीकेशन इज इनक्लोज्ड इन द एनेक्सर बी। और किस प्रारूप में करेगा, ये एनेक्सर ए हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, और अगले पेज पर एनेक्सर बी दिया है, उस प्रारूप में वो आवेदन करेगा। On receipt of the application is required to confirm the membership and thereafter pass on the application to the DDO for effective recoveries। तो उस जो आवेदन पत्र होगा उसका, जिसमें वो कहेगा कि मेरी कंसेंट दी जाती है कटौती के लिए, उसको उसके आधार पर उसकी जो सदस्यता है उस संघ की उसको कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद DDO के पास वो एप्लीकेशन कटौती के लिए भेज दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर देखें आप, द कंसेंट फॉर द डिडक्शन ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन शैल रिमेन वैलिड टिल अल्टर और विदड्रॉन। मतलब जब तक कोई कर्मचारी लिखित में उसको परिवर्तित नहीं करता कि मैं इस संघ से के मान्यता अपनी सदस्यता समाप्त करना चाहता हूं और दूसरे संघ में मैं विदड्रॉ करना चाहता हूं, जब तक वो लिखित में ऐसी कंसेंट नहीं देता है तब तक उसकी सदस्यता उसी संघ में जिसमें पूर्व में उसने आवेदन किया है उसी का सदस्य वो रहेगा। सो द रिवाइज्ड ऑप्शन फॉर डिडक्शन इफ एनी कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल ईच ईयर टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई ऑफ दैट ईयर। तो ये बिंदु बड़े ध्यान का है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आप एप्लीकेशन दे देंगे और आपकी जो किसी संघ से सदस्यता परिवर्तित कर दी जाएगी। तो रिवाइज्ड ऑप्शन जो है, जो इसमें नियम लिखा गया है KVS RS 1995 रूल्स में, कि अगर आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो कौन से महीने में आवेदन करेंगे, अप्रैल महीने में आवेदन करेंगे और उस आवेदन के आधार पर जो अगली जो कटौती होगी वो जुलाई में उसको प्रभावी किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, अंडर द चेक ऑफ सिस्टम एन एम्प्लॉय में सब्सक्राइब टू ओनली वन एसोसिएशन। तो चेक ऑफ सिस्टम ये कहता है कि एक कर्मचारी केवल एक ही संघ की मान्यता ले सकता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम मेंबरशिप अंडर द रेगुलेशन 5D ऑफ द KVS RSA रेगुलेशन 1995 ओनली सच ऑफ द मेंबर्स who have paid the subscription through the check of system shall be taken into account। तो वही सदस्य माने जाएंगे जिन्होंने चेक ऑफ सिस्टम के अंतर्गत लिखित में ये आवेदन किया है कि किसी संघ विशेष के पक्ष में हमारी जो वार्षिक चंदा है उसकी कटौती की जाए। नंबर 5, द रिकवरीज of annual subscription from payroll in favor of a particular association shall be made by the DDO once a year in month of July। तो वर्ष में केवल एक बार वो कटौती की जाएगी और वो जुलाई के महीने में होगी। DDO द्वारा जुलाई के महीने में वो वार्षिक चंदे की कटौती की जाएगी। तो ये तो था प्रोसीजर, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, चेक ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो जब आपके वेतन से कटौती हो जाएगी तभी आपकी जो मान्यता है वो कंफर्म हो जाती है कि आप किसी संघ के सदस्य बनना चाह रहे हैं। तो एनेक्सर ए हो गया, और एनेक्सर बी में देखिए वो फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी इसके 3 पॉइंट बचे हुए हैं एनेक्सर ए के। तो 6वां पॉइंट कहता है, द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर सी। यानी बी के बाद एनेक्सर सी भी दिया है, उसमें और विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे मेंबरशिप जो है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापित की जाएगी आपकी सदस्यता। दिस प्रोसीजर इज टू बी अडॉप्टेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन एट इनिशियल स्टेज। तो किसी संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है, द गाइडलाइंस, जिसमें ये निर्धारित होता है कि कुल सदस्यता कितनी है। So the guidelines are by no means exhaustive and KVS headquarter can issue instructions modifying or supplementing these guidelines provided the changes do not infringe any of the provisions of KVS RSA regulation 1995। तो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मेंबरशिप को वेरीफाई करने के लिए, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी इसके संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय कोई भी निर्देश जारी कर सकता है उनको परिवर्तित करने के लिए, या संपूरक दिशा निर्देश, यानी कुछ उसमें कमी रह गई है पुराने दिशा निर्देश में जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस भी दे सकता है। लेकिन वो गाइडलाइंस केवीएस रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रेगुलेशन 1995 को का उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। 7वां बिंदु, द डिटेल्ड प्रोसीजर रेगुलेटिंग
Recoveries of subscription from the payroll accounting and the consolidation of the accounts is given in Annexer D। तो वो प्रोसीजर भी Annexer D में दिया हुआ है। उसके बाद 8वां और अंतिम पॉइंट है इसका जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का, द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द सब्सक्रिप्शन डिडक्टेड बाय द डीडीओ टू द एसोसिएशन एंड अकाउंट में बी फाइनलाइज बाय द कमिश्नर केवीएस इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड एसोसिएशन। तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के डीडीओ ने जो पैसा इकट्ठा किया कर्मचारियों से, वो उस संघ के अकाउंट में कैसे जाएगा, इसका निर्धारण केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त उस संघ के साथ विचार विमर्श करके कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि संघ के अकाउंट में वो कैसे पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये हमने देखा अनेक्सर ए। नेक्स्ट इज अनेक्सर बी आप देख रहे हैं। तो ये वो एप्लीकेशन है जिसमें हम जो भी शिक्षक हैं वो वार्षिक रूप से अगर किसी संघ के सदस्य बनते हैं तो इसमें उसको अप्लाई करना होता है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जैसे मैं लिखूँ आई सो एंड सो ABC, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग अ मेंबर ऑफ AIKBTA है, जैसे अभी एक KBPSS है, तो उस एसोसिएशन हेयर बाई ऑथोराइज बाई डिडक्शन ऑफ सम ऑफ रुपीज़ 60 होते हैं यहाँ पर, 60 बीइंग, अब शायद 120 हो गए, बीइंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर लिख देंगे कौन सी साल के लिए, और टू द एसोसिएशन अपना नाम डेजिग्नेशन विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये जो ऑफिस है ऑफिस नहीं, जो उस संघ का ऑफिस बियरर होगा वो उसको मान्य करेगा। इट इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो ऑफ द विद्यालय इज मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, और वो तारीख डाल के साइन कर देंगे वो जो क्षेत्रीय जो ऑफिस बियरर होंगे उस संघ के। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन दी हुई है एनेक्सर बी में। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, जो फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कौन से एनेक्सर में दिया गया है KVSRS रूल्स 1995 के, तो वो एनेक्सर बी है। और वेरिफिकेशन जिसमें करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप दिया हुआ है एनेक्सर ए में। अब प्रश्न आया एनेक्सर सी में क्या दिया हुआ है, तो देखिए एनेक्सर सी आपके सामने है, पेज नंबर 243 ऑफ KVS एजुकेशन कोड। एनेक्सर सी have the broad guidelines and schedule for the conduct of the verification of membership of association। तो किसी संघ में कितने सदस्य हैं, उनकी सदस्यता की जांच के लिए विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जानते हैं क्या है वो दिशा निर्देश। तो पहला पॉइंट, द वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन वुड ब्रॉडली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन आप देख रहे हैं, the circular shall be issued by the KVS headquarters calling for the application from the associations who wish to be recognized, including the existing recognized associations who are in any case to seek the fresh recognition. The applications in the prescribed performance should be accompanied by the following document। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सर्कुलर जारी करेगा जिसमें सभी ऐसी संघों से, ऐसी एसोसिएशन से एप्लीकेशन मांगी जाएंगी जो मान्यता की चाह रखते हैं, और जब वो एप्लीकेशन देंगे या जो पहले से रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन है वो भी अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो उसमें से उनके साथ क्या क्या लगेगा एप्लीकेशंस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और बाइलॉज ऑफ एसोसिएशन होंगे, नेम्स ऑफ ऑफिस बियरर्स होंगे, एस्टिमेटेड मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन होगी। तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे। तो ऑल एप्लीकेशन शुड रीच द ऑथोराइज्ड ऑफिसर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्कुलर। तो जिस दिन से सर्कुलर निकलेगा रिकग्निशन के लिए, तो 1 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन किसके पास पहुंच जानी चाहिए, उस अधिकारी के पास जो भी ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए। 1 महीने के अंदर, सर्कुलर निकलने के 1 महीने के अंदर आवेदन पहुंच जाने चाहिए। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है, द एप्लीकेशन शुड बी स्क्रूटनाइज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द KVS हेडक्वार्टर टू इंश्योर दैट दे कंफर्म द प्रोविजंस ऑफ KVS-RSA रेगुलेशन 1995। It may, however, be kept in mind that the associations are formed with the object of promoting the common service interest of a distinct category of Kendriya Vidyalaya Sangathan employees, so that the commonality of the interest, यानी जो हितों की उभयनिष्ठता है, can be secured to the maximum extent, and each association functions as a homogeneous group. So the scrutiny should be completed within 1 month as per the instructions issued by the Department of Personnel and Training। तो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के RSA रूल्स हैं 1995, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए तो सब प्रथम दृष्टया तो ये चेक किया जाएगा कि वो कर्मचारियों के उभयनिष्ठ हितों को प्रमोट करने का उनका ऑब्जेक्टिव है या नहीं, और
द स्क्रूटनी जो है, इस तरह की स्क्रूटनी कि वो इन सभी नियमों को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई भी संघ जो आवेदन कर रहे हैं मान्यता के लिए, वो 1 महीने के अंदर ये स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन किसने दी है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। तो 1 महीने के अंदर स्क्रूटनी हो जानी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है the simultaneously the work of ascertaining the choice of staff and obtaining their consent for deduction of subscription from the payroll in pro forma at annexer B should be begin। उसके बाद जब ये कह दिया गया मान्यता के लिए फिर सदस्यता का कार्यक्रम शुरू होता है। द कमिश्नर KVS विल प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट एंड डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ विद्यालय एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिसेज एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर उसके बाद कमिश्नर जो हैं डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करते हैं केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों को, संभागीय कार्यालय के उपायुक्तों को और केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को कि जो वर्क है वेरिफिकेशन का और कंपाइलेशन का और जो रेमिटेंस होगा यानी जो सब्सक्रिप्शन इकट्ठा होगा उसको नोडल पॉइंट जो केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर में होता है उसको जमा करने की तिथियां क्या होंगी और कार्यविधि क्या होगी, इसके लिए गाइडलाइंस कौन जारी करेंगे? कमिश्नर KVS हेडक्वार्टर। सो द कंसर्न्ड ऑफिसर एट KVS हेडक्वार्टर आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड पुट अप द प्रपोजल फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय संगठन टू अकॉर्ड द फॉर्मल रिकॉग्निशन टू सच ऑफ द एसोसिएशन हु फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द KVS RSA रेगुलेशन 1995 एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो इस सारी कंपाइलेशन के बाद जब पूरा डेटा आ जाएगा कि इतना इनका सदस्यता है और ये संघ हैं जो मान्यता चाहते हैं, तो उनको मान्य करने के लिए प्रपोजल फाइनली कहाँ रखा जाता है? चेयरमैन KVS हेडक्वार्टर यानी कैबिनेट शिक्षा मंत्री के पास जाएगा और फिर उनके अनुमोदन के बाद ही वो संघों को मान्यता दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर DDO शुड कंप्लीट द वर्क रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन एंड इट्स कंपाइलेशन एंड रेमिट द इंफॉर्मेशन टू द नोडल अथॉरिटी एट द KVS हेडक्वार्टर विद इन टाइम लिमिट टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पज। तो जो भी इस कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत जो भी DDO होंगे वो जो नोडल अधिकारी है केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय पर उसको इंफॉर्मेशन और जो धन इकट्ठा हुआ है सदस्यता का जो कटौती का चंदा है उसको जमा कराएंगे वहाँ पर। लास्ट है इसमें एनेक्सर D। एनेक्सर D में क्या है देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सब्जेक्ट इज प्रोसीजर फॉर डिडक्शन टुवर्ड्स द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस टू द सर्विस एसोसिएशन ऑफ KVS एम्प्लॉइज फॉर सैलरी फ्रॉम सैलरी बिल्स रिगार्डिंग। उनके सैलरी बिल से वेतन पत्र से जो चंदे की रकम है उसकी कटौती के संबंध में क्या कार्यविधि है वो एनेक्सर D में दी हुई है। द फॉलोइंग देखिए, आप कहेंगे अनेक्सर B में क्या दिया है फिर? तो अनेक्सर B में दिया गया था कि ये सदस्यता को वेरीफाई, सदस्यता को सत्यापित करने की कार्यविधि दी गई थी। अनेक्सर D में दिया हुआ है कि जो कटौती होगी सदस्यता के लिए उसकी कार्यविधि क्या होगी। सो द फॉलोइंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द फॉर द एसोसिएशन फ्रॉम द पेरोल्स में बी फॉलोड बाय द विद्यालय रीजनल ऑफिस एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर इज। पहला पॉइंट है उसका द employees every employee wanting to be a member of a service association would have to give in writing to the DDO in the pro forma as prescribed his consent for deduction of the subscription from his pay bill. The consent is to be sent through the authorized regional representative of the concerned service association to which the membership is sought। तो जो भी कर्मचारी किसी संघ की मान्यता चाह रहा है तो जो भी उस संघ ने उस संभागीय कार्यालय में या हेडक्वार्टर स्तर पर जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया है उसके बाद वो अपनी लिखित कंसेंट भेजेगा। पहले वो जो लिखित एप्लीकेशन होगी वो DDO के पास जमा करेगा, फिर DDO के पास जमा करने के बाद वो जो है कंसेंट भी उसकी आएगी, किसकी जो एक ऑफिसर होगा वो भी उस पर साइन करेगा और फिर उसके बाद डिडक्शन पेबल से शुरू होगा। यानी पहले जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया अभी, तो पहले एम्प्लॉय अप्लाई करता है, नीचे जो ऑफिस बियरर है वो उसको सत्यापित करता है, उसके बाद वो फॉर्म DDO के पास जमा हो जाता है, फिर उसकी कटौती होती है जुलाई के महीने में। सो द कंसेंट लेटर गिवन बाय द एम्प्लॉइज विल बी ग्रुप्ड कैटेगरी वाइज एंड फाइल्ड सिक्योरली इन द गाइड फाइल्स। द डिटेल्स ऑफ द कंसेंट विल बी नोटेड इन अ रजिस्टर noted in the register by the DDO, the format of which is indicated in Annexer E। Annexer E में वो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो क्या करेगा DDO? कैटेगरी वाइज यानी PRT की अलग बनाएगा, TCT की अलग बनाएगा और
पीजीटी की एक लिस्ट बना के उनका कितनी कटौती हुई हर कैटेगरी में, उसके बाद टोटल कितना हुआ एनेक्सरी के अकॉर्डिंग उसकी एक लिस्ट बनाकर तैयार करेगा। द रिकवरी शैल बी मेड एट सच इंटरवल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जब बताता है कि कब कटौती करनी है उस समय कटौती करेगा, वैसे वो समय क्या है, जुलाई के महीने में होगा। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस रजिस्टर इन डुप्लीकेट, जो रजिस्टर बनाया गया है उसको डुप्लीकेट में रखा जाएगा, विल बी गिवन टू द कैशियर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्री इन द एक्विटेंस रोल ऑफ द मंथ कंसर्न। तो जो वेतन पत्र होगा उसमें आवश्यक कटौती करने के बाद वो कैशियर को दे दिया जाएगा और वो डुप्लीकेट में उसकी प्रति रखेगा। ये सुटेबल कॉलम इन द एक्विटेंस रोल मतलब जो पे बिल है मे बी ओपन इन द रिलीवेंट मंथ टू रिकॉर्ड द डिडक्शन सेपरेटली। तो हर उस महीने में अलग से एक कॉलम बनाया जाएगा जिसमें डिडक्शन का कॉलम होगा और उसमें बताया जाएगा कितनी राशि उसमें डिडक्शन में आई है। द डिडक्शन मेड बाय द कैशियर थ्रू द एक्विटेंस रोल विल बी आउटसाइड द कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड केवीएस अकाउंट। केवीएस अकाउंट और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के बाहर रखी जाएगी वो भी जो कटौती का जो चंदे की राशि होगी। नेक्स्ट है द डीडीओ आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन विल रेमिट द अमाउंट टू द कंसर्न्ड एसोसिएशन रीजनल ऑफिस केवीएस हेडक्वार्टर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ केवीएस इंडिकेटिंग द टोटल डिडक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द अमाउंट रेमिटेड। द अमाउंट में बी रेमिटेड टू द फंक्शनरीज एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द एसोसिएशन टू रिसीव द सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो भी अमाउंट इकट्ठा किया है डीडीओ जैसे उसे दिशा निर्देश मिलेंगे या तो वो सीधे एसोसिएशन के अकाउंट में भेज देगा या रीजनल ऑफिस को भेज देगा या केवीएस हेडक्वार्टर को उसको जमा कर दिया जाएगा। द अमाउंट में बी रेमिटेड टू द फंक्शनरीज एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द एसोसिएशन टू रिसीव द सब्सक्रिप्शन। तो उन अथॉरिटीज़ को भी रेमिट किया जा सकता है अमाउंट अगर केवीएस हेडक्वार्टर इस बात की दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट है द डीडीओ शैल ऑल्सो रिकंसाइल द टोटल डिडक्शन विद द डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन एज पर हिज रिकॉर्ड। द सुटेबल इंडोर्समेंट इन द रजिस्टर मेंटेन्ड इन पैरा 2 अबव शैल ऑल्सो बी मेड बाय द डीडीओ। तो डीडीओ रिकंसाइल करेगा कि किस संघ के पक्ष में किस कैटेगरी के किस कर्मचारी के कितने लोग हैं और कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, वो उसको रिकंसाइल करेगा और एंडोर्स भी करेगा, उसको प्रमाणित भी करेगा डीडीओ। और अंतिम बिंदु है द डीडीओ शैल रिपोर्ट टू सच अथॉरिटी इन आरओ और केवीएस हेडक्वार्टर एंड एट सच इंटरवल्स एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द केवीएस हेडक्वार्टर द डिटेल्स विद रिगार्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द सर्विस एसोसिएशन एंड द परफॉर्मर इन विच द स्टेटमेंट इज टू बी सेंट इन इंक्लूजन इन एनेक्सर ई। तो जब भी केवीएस हेडक्वार्टर मांगेगा तब इसकी सूचना डीडीओ को देनी होगी, किस फॉर्मेट में देनी होगी, एनेक्सर ई में देनी होगी। तो देखिए एनेक्सर ई को देखते हैं, दिस इज एनेक्सर ई, यहाँ पर दिया हुआ है अपेंडिक्स XLIIA यानी 42A, एनेक्सर ई और एनेक्सर एफ दिए हुए हैं यहाँ पर। सो रजिस्टर, पहला रजिस्टर क्या है, रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय द डीडीओ फॉर कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, ईयर का नाम है, कौन से वर्ष में किस एसोसिएशन की सदस्यता हो रही है, फिर उस कितना बिल, उसमें कितना पैसा जमा हुआ, 96-97 में संघ का नाम, फिर उसका बिल, इस ऑर्डर में ये 8 कॉलम है इस रजिस्टर में। और एनेक्सर एफ में आप देखें तो परफॉर्मा फॉर स्टेटमेंट टू बी सेंड बाय द डीडीओ टू द नोडल ऑफिसर। तो हेडक्वार्टर पे जो नोडल ऑफिसर है जो संघ के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, उसके पास जो सूचना भेजी जाएगी वो इस फॉर्मेट में भेजी जाएगी। तो यहाँ पर कुल 7 कॉलम है। पहला है सीरियल नंबर, कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट कैटेगरी, नेम ऑफ एसोसिएशन, मेंबरशिप एज पर चेक ऑफ सिस्टम एंड रिमार्क। तो ये ई और एफ हो गए, जहाँ पर जो रजिस्टर का फॉर्मेट है जो मेंटेन करना है एसोसिएशन के बारे में वो ये है। तो ये हमने जाना सर्विस एसोसिएशन के रिकॉग्निशन के बारे में। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कीम ऑफ JCM फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।